Welcome to all. Class 9, Subject Social Studies, Civics, Democratic Politics first. The chapter was first, Democracy in the Contemporary World. In the last class, we are going to continue from last, end of the colonialism topic. The case of Ghana. The case of Ghana. Ghana is a country in Western Africa. Illustrates the more common experience of former colonies. हम बात कर रहे हैं घाना कंट्री के बारे में और घाना कंट्री जो थी वो उन सारी कंट्रीज़ में से एक कंट्री थी जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी. घाना यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट. अब घाना जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है. ब्रिटिश कॉलोनी साउथ वेस्टर्न अफ्रीका था, लेकिन वहाँ पे एज़ यू नो ब्रिटिशर्स का सब जगह पे रूल चल रहा था. तो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी वहाँ पे जिसका नाम था गोल्ड कोस्ट. इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957. इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस. अब अफ्रीका की वो फर्स्ट अफ्रीका के अंदर जो सारी कंट्रीज़ थी उन सब में से अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट जो कॉलोनी थी उसने क्या किया था, सबसे पहला अचीवमेंट उसको जाता था डेमोक्रेसी जिसने हासिल कर ली थी. इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957. 1957 में वो इंडिपेंडेंट हो गई थी. इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ इन अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर वो पहली कंट्री थी जिसमें ये इंडिपेंडेंसी आई थी. इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़. और इसने क्या किया था, दूसरी अदर कंट्रीज़ को इंस्पायर्ड करने का काम किया था. टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. स्ट्रगल करने के लिए, किस चीज़ की, फ्रीडम के लिए. क्वामे एनक्रुमा. अब क्वामे एनक्रुमा ही वॉज द सन ऑफ द गोल्डस्मिथ. वो गोल्डस्मिथ का बेटा था. एंड हिमसेल्फ अ टीचर. वो खुद एक टीचर भी था. वॉज एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री. और अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल करने में उसका बहुत बड़ा रोल था. एज़ यू नो अपने इंडिया में भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है इसमें इंडिपेंडेंसी के लिए. वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था, वेस्टर्न अफ्रीका में जो घाना कंट्री थी उस घाना कंट्री के लिए स्ट्रगल करने में एनक्रुमा का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है. बहुत बड़ा रोल है इनका. जैसे हमारे इंडिया के लिए लिया जाता है, गांधी जी का लिया जाता है, ठीक है, भगत सिंह जी का लिया जाता है, ऐसे ही उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था. आफ्टर इंडिपेंडेंस एनक्रुमा बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द घाना. अब इंडिपेंडेंसी होने के बाद में एनक्रुमा, अब ऑब्वियसली जब उनका रोल बहुत ज़्यादा था, बड़ा था, तब उन्हीं को क्या था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था. और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती वो भी उनको दी गई थी. एंड ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और वो क्या थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे. एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर वो डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी लाने का काम, देखो, एक फ्रीडम हासिल करना, उसके बाद में डेमोक्रेसी के लिए भी स्ट्रगल करना, इन दोनों में एनक्रुमा का रोल बहुत अच्छा था. और इनकी जो बेस्ट फ्रेंडशिप थी, इनकी जो अच्छी फ्रेंडशिप थी वो नेहरू के साथ में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में, क्योंकि दोनों ही सफ़र कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए. दोनों ने ही स्ट्रगल किया था देश को इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए. Now, but unlike Nehru, he got himself elected president for the life. और उन्होंने क्या किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बने थे प्रेसिडेंट, लेकिन एनक्रुमा ने क्या किया था, प्रेसिडेंट वाली पोस्ट जो थी वो उन्होंने अपने लाइफ में हासिल की थी. ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ सून आफ्टर इन 1966. और 1966 में क्या हुआ था, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री. और उनको किसने कवर कर लिया था, मिलिट्री ने कवर कर लिया था. मोस्ट कंट्रीज दैट बिकम डेमोक्रेसीज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड. दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग.
अब कंडीशंस ये हो गई थी कि डेमोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादा नहीं रह पाई थी, लेकिन इंडिया में तो थी। वहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं रह पाई थी क्योंकि देखो एक ही पर्सन था, वही प्राइम मिनिस्टर बन गया था और वही प्रेसिडेंट भी बन गया था, और प्रेसिडेंट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दी थी और जो प्रेसिडेंट था वो बन गए थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाली जो पोस्ट थी उसके बेस पे रहते हुए मिलिट्री उनको क्या कर देती है, कवर कर लेती है, जैसे आइंदे वाले मैटर में होता है, ठीक है। जब हमने डेमोक्रेसी इन चिली में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशंस हो जाती है इस तरह से। नाउ रिसेंट फेज, द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980। देखो हम 1973 में तो क्या हो गया था, चिली के अंदर फर्स्ट टाइम में डेमोक्रेसी लाने का काम किया था आइंदे ने, ठीक है, जो बाद में वापस डेक्लाइन भी हो गई थी, आइंदे खुद उनकी डेथ हो गई थी। तो 1973 के अंदर जो उन्होंने स्टार्ट किया, 1975 में पिनोशे ने क्या किया था, कवर कर लिया था और डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी और डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। बट ऐसा पुशअप्स जो होते हैं ना, ये पुश चलते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई इंस्पिरेशन आता रह रहा है, कोई ना कोई इस चीज़ को आगे बढ़ाता जा रहा है, कि प्रेशर करता जा रहा है कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई ना कोई कंट्री करती रह रही थी। इसी वजह से ऐसा है कि आज की प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो बन चुकी है, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो सारी हो चुकी हैं। दी नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980। 1980 के बाद में क्या था, डेमोक्रेसीज जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी थी, एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका। अब कंडीशंस ये थी, देखो अमेरिका कभी भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं था, स्टार्टिंग से ही नहीं था, तो लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ तक भी पहुँच चुकी थी। लैटिन अमेरिका वाज द चिली कंट्री जहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो वहाँ भी क्या था, लैटिन अमेरिका में भी क्या हो गया था, चिली कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। दी डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सीलरेटेड दिस प्रोसेस। अब सोवियत यूनियन जो थी, आई टोल्ड यू अबाउट द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का सब जगह क्या था, बहुत ज़्यादा उन्होंने सब जगह पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था, डिक्टेटरशिप वाला रूल चल रहा था उनका, और सारी कंट्रीज़ को वो मना कर रहे थे डेमोक्रेटिक बनने से। बट डेमोक्रेसी के लिए एक सबसे बड़ा जो पुश आया था, सबसे बड़ा जो धक्का उसको लगा था आगे बढ़ने के लिए, कि सारी कंट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे डेमोक्रेसी बढ़ने लग गई थी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर 1947 में इंडिपेंडेंसी जब मिल गई थी उनको ब्रिटिशर्स से, तभी स्टार्टिंग से ही क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर गॉट द इंडिपेंडेंसी इन 1947। नाउ फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड वी नो दैट द देन सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड मैनी ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्री। बहुत सारी ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है ना, कि जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, जो किसी न किसी कैटेगरी के ऊपर बेस्ड हो, या उसी में प्रेस्टराइज्ड हो, उससे कंपेल्ड हो, उसके अंडर में हो। तो ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर का क्या था, कंट्रोल हो गया था। और वो सारे कभी नहीं चाहता था, यूएसएसआर कभी नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक बने, क्योंकि डेमोक्रेटिक बनते ही उसके कंट्रोल से निकल जाएगी। कंट्रीज़ इन ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज़ बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1989 to 90। अब 1989 से 90 के बीच में क्या हो गया था, बहुत सी कंट्रीज़ जो थी वो उसके कंट्रोल से छूटती जा रही थी, निकलती जा रही थी, किसके, यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो था वो आगे चल के देखना, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया भी था कि वो ब्रोक डाउन हो गया था, ख़त्म हो गया था। दे चूज़ टू बिकम डेमोक्रेसीज, उन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रेसीज बनने का चूज़ कर लिया था। फाइनली द सोवियत यूनियन इट सेल्फ ब्रोक डाउन इन द 1991 में क्या था, सोवियत यूनियन जो था वो ब्रोक डाउन हो गया था इनटू 15 कंट्रीज। द सोवियत यूनियन कंप्राइज्ड 15 रिपब्लिक्स। 15 रिपब्लिक्स का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या हो गया था, वो कन्वर्ट हो गया था, डिवाइडेड हो गया था 15 कंट्रीज़ में, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट, जो सबसे बड़ा पोर्शन था वो आज की डेट में रशिया है। रूस जिसको हम बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द इंडिया।
ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। अब जैसे ही सारी कंट्रीज़ USSR के कंट्रोल से छूटती जा रही थी, वो सब क्या कर रही थी, डेमोक्रेटिक होती जा रही थी। डेमोक्रेसी जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसको अडॉप्ट करती जा रही थी। मोस्ट ऑफ दैम बिकेम डेमोक्रेसीज।